हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, पॉलीटेक्निक से रिलेटेड फिजिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, गति के जितने समीकरण हैं उसको सबसे पहले देखेंगे, फिर बल क्या होता है, बल की परिभाषा, फिर संवेग और फिर आवेग, और इसके बाद लिफ्ट में आप लोग गए ही होंगे। तो देखिए, लिफ्ट जब रुकी होती है तो कितने भार का अनुभव होता है और प्रतिक्रिया बल कितना कार्य करता है जब रुकी हुई हो, और जब नीचे की ओर आ रही हो तब ये सारी चीज़ें, और जब ऊपर की ओर आ रही हो तब, और जब ये रस्सी टूट जाए, मान लो लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पढ़ेंगे घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है और घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार में कौन कौन सा है, स्थैतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, और फिर सीमांत घर्षण बल, फिर लोटनिक घर्षण बल। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके गुणांक क्रमशः, और घर्षण बल को जो है को प्रभावित करने वाले कारक। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गति के समीकरण। तो पिछले वीडियो में समीकरण को हमने बताया था, इस वीडियो में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें गति से रिलेटेड जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों को बताएंगे, तो साथ में सारे फार्मूले एक बार में हो जाएं, इसलिए गति के समीकरण को भी यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो पहला समीकरण आपको याद ही है, गति का समीकरण v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, ये पहला हो गया। और दूसरा समीकरण क्या होता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। और चौथा समीकरण देखिए, टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए होता है u प्लस हाफ ए और 2t माइनस 1। ठीक, ये समीकरण हो गए 4। अब इन चारों समीकरण के बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए, ए त्वरण होता है, यू प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग, ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। अब बल के लिए फार्मूला क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। न्यूटन के गति के नियम से भी हम जान चुके हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी किसी पिंड पर लगने वाला बल जो होता है वो उस पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये बल तो आप जान ही रहे हैं। अब देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अब त्वरण देखिए, वेग परिवर्तन की दर, जहां दर वाली बात आए वहां समय से भाग देते हैं। तो मान के चलिए कि यदि प्रारंभिक वेग, क्या यही मान लो, यहीं से लगा लेते हैं कि यदि प्रारंभिक वेग, यहां से ये आपका हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गति के समीकरण पहला हो गया ये बल, और बल में ये यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा बल। ठीक, क्या पढ़ेंगे, बल। अब बल में देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v है। अब वेग में परिवर्तन कितना होगा, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास जो है 10 रुपये है, 10 रुपये है, आपने उसमें से कुछ खर्च कर दिया, आपके पास बचा बाद में 8 रुपये। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ये परिवर्तन हुआ। कितने का परिवर्तन हुआ, 2 का परिवर्तन हुआ, और 2 की कमी हुई। कैसे कमी हुई भाई, कैसे निकालेंगे परिवर्तन हम लोग, 8 में से 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा -2, यानी 2 की कमी आ गई। ठीक है, तो कमी यानी परिवर्तन को निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम मान में से पहला वाला मान घटा देते हैं। तो मान लीजिए, देखिए ये अंतिम में से पहला क्यों घटाते हैं, एक बात और समझ लीजिए। यहीं पर आपके पास 8 रुपये है, ठीक है, अभी कितना है, 8 रुपये है, आपने कुछ मेहनत किया, आपके पास 10 रुपये हो गए। ठीक है, तो भी परिवर्तन हुआ, यहाँ भी परिवर्तन हुआ और यहाँ भी परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन में अंतर क्या है, देखिए यहाँ बढ़ा है और यहाँ घटा है। तो घटा है तो देखिए माइनस में आया है ना, यहाँ पर 10 में से जब 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी अंतिम मान में से पहला वाला मान घटाएंगे तो परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन कैसे प्राप्त होगा, अंतिम वाले मान में से पहला वाला मान घटाया जाता है। ठीक, चलिए तो अब वेग में परिवर्तन बताइए कैसे निकालेंगे भाई, वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये वेग में परिवर्तन हो गया।
और बटे मान लेते हैं dt समयांतराल में हुआ है तो dt से भाग दीजिए। तो ये तो हो गया आपका क्या, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण हो गया। आप द्रव्यमान को यहाँ लगा दीजिए यम, यहाँ से यम को भी लगा देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा यम। अब यम से गुणा करिए तो ये क्या मिला, यम वी माइनस यम यू। अब देखिए ये क्या मिल गया, द्रव्यमान गुणे वेग को हम कहते हैं संवेग। चलिए उसको भी यहाँ पर परिभाषित कर लेते हैं पहले संवेग को, फिर इसके बाद यहाँ फिर से लौट करके आते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या, संवेग, ये आपका हो गया संवेग। तो संवेग क्या होता है, P बराबर होता है यम वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये क्या है, द्रव्यमान और गुणे वेग है ना, तो ये भी तो संवेग हुआ। कौन सा संवेग, प्रारंभ में कि अंत में, ये वाला, ये हो गया अंतिम संवेग और ये क्या हो गया, प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग जब घटा देंगे तो क्या मिलेगा, अभी बताया हमने, अंत वाले मान में से पहला वाला मान, प्रारंभिक वाला मान जब घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है परिवर्तन। तो ये क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन मिल गया कि नहीं, ऊपर ये क्या मिल गया, संवेग में परिवर्तन। अब बटे समय किए हैं तो दर हो गया, तो संवेग परिवर्तन की दर मिल गया ना। तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर मिल गया, ये क्या है, बल ही तो है ना। तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल की एक परिभाषा यहाँ से भी मिल गई, क्या, चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को, ये संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये आपका हो गया बल। ठीक, और संवेग भी स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम समझ लेते हैं आवेग। क्या पढ़ेंगे, बल हो गया, संवेग हो गया, अब आवेग समझिए क्या होता है। आवेग, ध्यान से, कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से, आवेग यानी ये बल गुणे समयांतराल होगा। बल में समय से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आवेग। तो किसी पिंड पर लगने वाले बल और समयांतराल के गुणनफल को, समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं, किसी पिंड पर लगने वाले बल और जितने देरी तक, जितने समय तक बल लगता है उन दोनों का गुणा कर देंगे तो आवेग आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या मिलता, हम इसको भी जो है ऑपरेशन इसका भी करते हैं। तो बल बराबर अभी बताया क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण, लिख दें, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, और गुणे समयांतराल यानी dt ये पड़ा हुआ है। तो अभी देखिए बल को हमने जैसे तोड़ा था उसी प्रकार से तोड़ते आइए, तो क्या होगा, ये यम, अब ये क्या मिलेगा आपका, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन बटे समय कर दिए, दर हो गया। अब यहाँ गुणे में भी समय है, चलिए अगर dt यहाँ लिखिए तो यहाँ भी dt समयांतराल कर लीजिए, तो ये हो गया dt समयांतराल में। तो ये dt से dt कैंसिल हो गया, तो आवेग बराबर आपको क्या मिल गया, आवेग को I से प्रदर्शित करते हैं। आवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। ठीक, अब यहाँ संकेत कर लीजिए, संकेत क्या होगा, I आवेग हो गया और ये F आपका बल हो गया, गुणे dt समयांतराल हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ से हमको क्या मिला, आवेग किसके बराबर मिला, ये क्या मिला भाई, आवेग I बराबर मिल गया यम वी माइनस यम यू, ये क्या है u। ठीक, चलिए तो ये क्या मिल गया, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, ये हो गया। ठीक, चलिए एक बार फिर से बल की दो परिभाषा, फिर संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, आवेग की दो परिभाषा समझिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जैसे इस पर हम बल लगाएं तो ये देखिए स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए दीवार को आप धकेलें तो धकेल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन बल तो लगा रहे हैं ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है
अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता वो बल होता है। और दूसरी परिभाषा बल की क्या मिल गई, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ये मिल गया। और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर आवेग, आवेग क्या होता है, किसी पिंड पर लगने वाले बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। किसी पिंड पर लगने वाला आवेग, किसी पिंड का आवेग I है, इस पर लगने वाला बल F है, dt समयांतराल तक F बल लग रहा है, तो ये मिल गया आपका। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण और समयांतराल dt, त्वरण का मान रखिए, इस प्रकार से आया आवेग में परिवर्तन। तो आवेग संवेग में परिवर्तन आया, तो संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो आवेग की भी दो परिभाषा हो गई ना, पहला क्या, बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, और दूसरा संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। ठीक, चलिए ये सारे फार्मूले आप अच्छे से याद रखिए। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं लिफ्ट, है ना। लिफ्ट में कैसे क्या होता है, देखिए लिफ्ट में आप लोग गए होंगे, पहले लिफ्ट में आए, उसमें खड़े हुए, ठीक ना। पहले तो क्या होती है, वो लिफ्ट रुकी हुई होती है। क्या होती है, रुकी हुई होती है, यानी विरामावस्था में होती है। इसमें कल्पना करते रहिए, मिटाते रहेंगे तब तक। ये आपकी मान लो ये लिफ्ट है, इसमें आप यहाँ पर हो, ये आपका भार किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। और भार क्या होता है, पृथ्वी किसी पिंड को जितने बल से अपनी ओर खींचती है वो भार होता है। तो अब ये भार हो गया। इस भार का अनुभव क्यों होता है, प्रत्येक, देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करेगी, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो इसमें देखिए भार नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। तो लिफ्ट रुकी हुई है, तो ये बताइए आप पर भार जो है, आपका भार किधर कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया बल किधर कार्य कर रही है, ठीक। और अब देखेंगे हम लोग ये लिफ्ट जब रुकी हुई है, चलिए यहाँ लिख भी देते हैं। लिफ्ट क्या है, रुकी हो, लिफ्ट रुकी हो, पहला पॉइंट क्या हो गया, लिफ्ट रुकी हो। और दूसरा क्या होगा, लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही हो, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, तो हम यहां लिख दे रहे हैं नीचे की ओर आ रही हो, नीचे की ओर आ रही, नीचे की ओर आ रही हो, ठीक। ये दूसरी स्थिति हो गई। अब इसके बाद तीसरी स्थिति हम लोग देखेंगे, जब ऊपर की ओर आ रही हो, लिफ्ट किधर आ रही हो, ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर जा रही हो, ठीक है। अच्छा, और कोई स्थिति हो सकती है, अच्छा ये भी हो सकता है कि टूट जाए, लिफ्ट की डोरी जो है वो क्या हो जाए, टूट जाए। चौथी स्थिति आपकी बनेगी, डोरी टूट जाए। कौन सी डोरी, लिफ्ट की डोरी टूट जाए। डोरी जब टूट जाए तब क्या होगा, प्रतिक्रिया बल कितना कार्य करेगा और कितने भार का अनुभव होगा, ठीक। ये बातें हमको समझनी है तीन स्थितियों में। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, जब लिफ्ट रुकी हुई हो, लिफ्ट जब रुकी हुई होती है तो क्या होता है कि उस पर लगने वाला भार, भार जो है वो प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है ना, R बराबर mg होगा। रुकी हुई जितना R बराबर mg हो जाए, चलिए ऐसे कर लेते हैं, R जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे होगा, R बराबर mg के होगा, ठीक है। यानी भार जितना होगा हमारा उतना भार हमको महसूस होगा, ठीक। चलिए अब दूसरी बात देखते हैं कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, जब लिफ्ट ये लो नीचे की ओर आ रही हो तब क्या होता है, ये mg तो भार नीचे की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर आ रही है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ ये होगा कि नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर देखिए, अब यहाँ से समझिए mg ज़्यादा है कार, अगर नीचे की ओर आ रही तो कौन ज़्यादा होगा, mg, समझते हैं ना। आप इसको खींचिए अपनी तरफ, अगर आप खींच पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका बल ज़्यादा है, आपकी तरफ बल ज़्यादा लग रहा है। मान लो आप खींच रहे हैं 8 न्यूटन के बल से उधर, हम खींच रहे हैं 2 न्यूटन के बल से इधर, 8 न्यूटन के बल से आप खींच रहे हो उधर, 2 इधर, 8 उधर, 2 इधर, तो कितना बल लगेगा इस पर, 8 में से 2 ही कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 न्यूटन का बल इस पर लगेगा।
बस समझ में आई। उसी प्रकार से mg नीचे की ओर r ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर ये आ रही है तो इसका मतलब mg का मान ज़्यादा है, तो क्या होगा लगन। अब ये देखिए नीचे की ओर आ रही, तो नीचे की ओर आने का मतलब यदि ए त्वरण उत्पन्न हो रहा, नीचे की ओर आने में ए त्वरण से, ऐसे कर लीजिए कि नीचे की ओर, यहाँ लिखेंगे दूसरा बात ए त्वरण से, क्या लिखेंगे, ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। और यहाँ दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, ये तीसरा यही लिख दे रहे हैं जिससे बार बार न लिखना पड़े। क्या लिखेंगे, ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक, तो ए त्वरण द्रव्यमान कितना है यम, तो यम द्रव्यमान में ए त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो कितना बल लगेगा, यम ए। अब ये बल किसके बराबर होगा बताइए, यम ए बराबर होगा यम जी, ज़्यादा है उसमें से आर कम कर लीजिए, तो आर बराबर क्या आएगा, आर को इधर करिए यम ए को इधर करिए, तो आर बराबर हमको मिल जाएगा यम जी माइनस यम ए। ठीक, अब ये बताइए प्रतिक्रिया बल कम हो गया ना, भार जो देखिए यम जी भार था, वास्तविक भार हमारा इतना था, अब उसमें से यम ए कम हो गया तो भार में क्या होगा, हमको कमी महसूस होगी, भार कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा। ठीक, और इतना होगा। ठीक, चलिए अब ये देखते हैं यहाँ पर ये तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में इसको चलिए ब्लैक से बना देते हैं। ये आपका ये हो गया लिफ्ट, समझ लो ये है, इसमें ये बैठे हुए हो, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ये प्रतिक्रिया बल तो ऊपर ही कार्य करेगा, भार हमेशा नीचे की ओर करता ही है। ठीक, अब ये बताइए कि आर ज़्यादा है कि mg ज़्यादा है, ऊपर की ओर जा रही है ना, ऊपर की ओर मतलब आर ज़्यादा हो गया, तो आर का मान ज़्यादा हो गया तो ए त्वरण से ऊपर जा रही तो कितना बल वास्तव में लग रहा है, यम ए बल इसमें भी लग रहा है, यम ए बल इसमें भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये यम ए बराबर यहाँ क्या होगा, आर माइनस यम जी। अब इस आर को यम जी के पास करेंगे, मतलब उधर करेंगे, हम ए के पास करेंगे, आर बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो आर बराबर हमको क्या मिलेगा, आर बराबर यम जी प्लस यम ए मिल जाएगा। अब ये बताइए यहाँ से वास्तविक भार तो यम जी है हमारा, उसमें प्लस यम ए भी हो गया है, अब बताइए भार अधिक महसूस होगा कि कम महसूस होगा यहाँ पर। चलिए इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जब ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो हमको अधिक भार का अनुभव होता है कि कम भार का अनुभव होता है कि बिल्कुल भार का अनुभव नहीं होता है। ठीक, चलिए इसको आप कमेंट में बताइएगा। अब देखिए ये कमेंट में बता लेंगे यदि आप पीछे यहाँ से अच्छे से समझे हुए होंगे तो। चलिए अब यहाँ देखते हैं चौथा, डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाए तो क्या होगा भाई, डोरी को चलिए तोड़ देते हैं, और जब डोरी टूट जाएगी तो ये पिंड नीचे की ओर तेजी से आएगा। अब देखिए प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखिए भार नीचे की ओर आ रही, नीचे की ओर आ रही, भार नीचे की ओर आ रहा है, जब इसको रोकोगे तब ना तो प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, है ना। देखिए इस पर बल लगाइए तो ये प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, ये खुद ही नीचे जा रहा है, खुद ही नीचे जाएगा तो कहाँ बल लगेगा, ऊपर की ओर विपरीत बल प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा। बात समझ में आई ना। चलिए तो ये नीचे की ओर आता है तो यहाँ प्रतिक्रिया बल क्या होता है, शून्य हो जाता है, और जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है तो क्या होता है, भारहीनता का अनुभव होता है, यानी भार अनुभव नहीं होता, हमको ऐसा लगता है कि हमारा भार खत्म हो गया है, नहीं है, तो भारहीनता का अनुभव होता है। कब, जब डोरी टूट जाती है। तो ये चारों स्थितियां आपको समझ में आ गई अच्छे से, फिर से बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं एक बार। ये तीसरा हो गया, ये पहली स्थिति। चलिए पहली स्थिति क्या है, जब लिफ्ट रुकी हुई हो तो जितना भार उतना प्रतिक्रिया बल, दोनों रुकी हुई होती है तो भार के बराबर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, यानी वास्तव में जितना भार हमारा होता है उतना भार का हमको अनुभव होता है। ठीक, अब दूसरी बात, जब ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो तो mg ज़्यादा होगा, r का मान कम होगा, तो mg में से r को कम करेंगे, mg में से r को कम करेंगे तो परिणामी बल के बराबर होगा। परिणामी बल कितना होगा, ma। क्यों,
क्योंकि ए त्वरण से यम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल यम ए होता है, तो यम ए बराबर यम जी माइनस आर। आर इधर करेंगे, यम ए इधर करेंगे, ये मिल जाएगा भार, प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल जो है वही, उसी के कारण हमको भार का अनुभव होता है, ये बात समझिए। प्रतिक्रिया बल का मान यहाँ वास्तविक भार से कम हो गया ना, तो कम भार का अनुभव होगा। चलिए यहाँ दूसरी स्थिति, जब ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो आर का मान ज़्यादा होगा, यम जी का मान कम होगा, तो आर माइनस यम जी करना पड़ेगा। तो आर बराबर यहाँ से क्या होगा, यम ए प्लस यम जी। अब यहाँ बताइए कि आपको अधिक भार का अनुभव होगा कि कम, या भारहीनता का अनुभव होगा, ये आप बताएंगे। कितना भार हमको यहाँ महसूस होगा जब ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो कितना बल लगेगा आप पर, कितना भार का अनुभव होगा आपको। डोरी टूट जाए, डोरी टूट गई तो प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाएगा, भारहीनता का अनुभव होता है। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे घर्षण बल। क्या होता है घर्षण बल? घर्षण बल देखिए, ये इस पर जो है रगड़ रहे हैं तो घर्षण बल तो लग ही रहा है। घर्षण बल क्या होता है, संपर्क में रखी दो वस्तुओं को जब एक दूसरे की आपेक्षिक गति होती है तो आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल। आपेक्षिक गति मतलब एक इधर एक इधर। देखिए इस पर अगर हम लगा रहे हैं बल ना, ये बल लगा रहे हैं, तो जब बल लगा रहे हैं ये आपेक्षिक गति हो रही है ना एक दूसरे के सापेक्ष, तो ये जो घर्षण बल है इस गति का विरोध करता है। ठीक है, तो घर्षण बल समझ में आया। क्या होता है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखकर रगड़ते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं ना। और यह घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब देखिए घर्षण बल, चलिए आनत तल लेकर के हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये कैसे, कोई उदाहरण ले लें क्या, कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए ये कॉपी ले लेते हैं आपकी, ये चलिए ये देखिए आपकी ये कॉपी है। अब इस पर हम रखेंगे कोई भी वस्तु, क्या रखें, चलिए ये स्केल को इस पर रख दिए हैं। ठीक है, ये सीधे है। अब देखिए इसको जब थोड़ा तिरछा कर देंगे, ये देखिए नीचे की ओर झुकने लगाना, तो ये जो है बल लगने लगा नीचे की ओर, बल तो लग ही रहा है, घर्षण बल इस पर लग रहा है, झुका हुआ है तो नीचे की ओर आने का प्रयत्न कर रहा है, और घर्षण बल ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर बल लगा करके रोक रहा है। ठीक है, तो जब ये आनत तल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्रमशः ये नीचे की ओर आने लगा। ठीक, तो नीचे की ओर जब आने लगता है तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है, ये कितने प्रकार के घर्षण बल होते हैं, चलिए इसको पहले लिख ही लेते हैं। घर्षण बल आप समझ गए, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, और यह घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक, अच्छा तो ये घर्षण बल हो गया। अब जब वस्तु देखिए रुकी हुई हो, जब वस्तु रुकी हुई हो तो उस समय लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक, और दूसरा, जब वस्तु गति तो नहीं कर रही है लेकिन गति करने वाली है, यानी गति को प्रारंभ करने से पूर्व जो घर्षण बल लगता है वो सीमांत घर्षण बल होता है, और ये जो सीमांत घर्षण बल होता है वो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान होता है सीमांत घर्षण बल। ठीक, चलिए अभी फिर से क्रम से बताएंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, साथ में समझते चलिए। सीमांत घर्षण बल समझ में आया, क्या, गति प्रारंभ करने से पूर्व लगने वाला घर्षण बल सीमांत घर्षण बल होता है। देखिए हेडिंग लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा परिभाषा, है ना। चलिए तीसरी हेडिंग क्या है, पहले स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, फिर जो गति अवस्था में आ जाएगा तो जो घर्षण बल लगेगा वो हो जाएगा गतिक घर्षण बल। क्या है, गतिक घर्षण बल। ठीक, डायनेमिक फ्रिक्शन, और ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो इसके अलावा और कोई होता है, ये लोटनिक घर्षण बल एक होता है। लोटनिक मतलब जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूमने लगती है तो उस पर जो घर्षण बल लगता है वो लोटनिक घर्षण बल होता है। देखिए ये चित्र बना लेते हैं, चलिए सब में एक बार हम लोग, ये लीजिए, आनत तल बना देते हैं, और प्रत्येक स्थिति में इस पे हमें क्या करेंगे, एक वस्तु को रख देंगे जिस पर बल लगेगा। चलिए ये वस्तु इस पर रखी हुई है।
ठीक है। अब ये वस्तु जो है गति किधर करेगी, इधर की ओर, है ना। तो घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की ओर। आप जिधर गति का विरोध करता है ना, गति आगे की ओर हो रही, देखिए यहाँ स्पर्श सतह पर ये आगे की ओर जा रहा है, तो और ये घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे की ओर। ठीक, ये लगने वाला बल हो गया। तो स्थैतिक घर्षण बल को किससे प्रदर्शित करें, स्थैतिक है तो यस कह लीजिए इसको। ठीक, चलिए अब इसके बाद सीमांत घर्षण बल। इसमें क्या होगा कि जब वस्तु गति अवस्था को प्रारंभ करने वाली होती है तो उससे पूर्व जो इस वस्तु पर बल लगता है वो क्या होता है, सीमांत घर्षण बल होता है। ठीक है, और ये सीमांत घर्षण बल, इसको भी चलिए यस से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया सीमांत घर्षण बल। अब ये घर्षण बल जो होता है, ये देखिए बल तो इधर लग रहा है तो इधर प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, तो ये घर्षण बल जो होता है ये प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, प्रत्येक स्थिति में चलिए घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती। चलिए ये क्या हो गया, गति अवस्था में, जब ये गति की अवस्था में होगी, गति अवस्था में तो इस पर जो बल लगेगा वो होगा क्या, गति घर्षण बल। काइनेटिक चलिए एफ के कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से एफ के बराबर ये प्रोपोर्शनल, ये भी प्रतिक्रिया बल के ही होगा। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल का निशान जब हम हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, एफ एस बराबर म्यू एस आर। ठीक, ये और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ एस बराबर म्यू एस आर। ठीक, और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ के बराबर बोलिए क्या होगा, म्यू के आर। ठीक, ये क्या मिलेगा, गतिक घर्षण बल। अब ये जो म्यू है इसको कहते हैं घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक है। अब ये घर्षण गुणांक है, जब स्थैतिक घर्षण बल में ये होगा तो म्यू एस को क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक, चलिए, और म्यू एस ये इसमें जब सीमांत घर्षण बल की स्थिति में होगा तो सीमांत घर्षण गुणांक ना, या स्थैतिक घर्षण गुणांक कह लीजिए, ये घर्षण गुणांक है म्यू एस जान लीजिए, और ये क्या है, गतिक घर्षण गुणांक म्यू के। और गति अवस्था में लगने वाला बल ये प्रतिक्रिया बल। तो इस प्रकार से ये तीन स्थितियों में घर्षण बल हो गया। अब देखिए घर्षण बल को कौन प्रभावित करता है, घर्षण बल को कम करना है, ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, घर्षण बल से फायदा या नुकसान क्या है। घर्षण बल से फायदा क्या है पहले बताइए। हम चलते हैं ना, जमीन पर जब चलते हैं तो यदि घर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या हम चल पाएंगे, प्रैक्टिकली करिए, बताइए, सोचिए, बताइए कि हम लोग ये चल रहे हैं और घर्षण बल जमीन और हमारे पैर के बीच खत्म हो जाए तो क्या होगा कि हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। बरसात के समय में कहीं काई लगी हुई होती है तो उसके ऊपर हम आसानी से चल पाते हैं, दौड़ के तेजी से चल लेते हैं, नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वहाँ घर्षण बल समाप्त हो गया और हम चल नहीं पाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। ठीक, और दूसरी बात नुकसान क्या है, नुकसान भी इससे बहुत हैं। जो मोटर पार्ट होते हैं वो घिस जाते हैं और वो जल्दी खराब हो जाते हैं। देखिए घर्षण बल के कारण क्या होते हैं, घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तो खराब हो जाते हैं तो इनको रोकना है, खराब नहीं होने देना है, खराब नहीं होने देना। तो क्या करेंगे, घर्षण बल को कम करेंगे। घर्षण बल कम कैसे करते हैं, उसमें ग्रीस लगा देते हैं, स्नेहक पदार्थ ऑयल लगा देते हैं जिससे घर्षण बल कम हो जाए। और जब घर्षण बल कम हो जाता तो पार्ट घिसता नहीं है, जल्दी खराब नहीं होता है। बात समझ में आई। चलिए अब घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये जो है सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या, सतह की घर्षण बल जो होता है, संपर्क वाली सतह की प्रकृति। खुरदुरी सतह है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, चिकनी सतह है तो घर्षण बल कम लगेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्या लिखें कि घर्षण बल जो होता है संपर्क तल की, तल या सतह के लिए संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है भैया। क्यों निर्भर करता है, प्रकृति कैसे निर्भर करता है। खुरदुरी सतह हो तो घर्षण बल अधिक होगा, चिकनी सतह हो तो घर्षण बल कम होगा। ठीक, और संपर्क तल के क्षेत्रफल पर बताइए निर्भर करता है कि नहीं। संपर्क तल के क्षेत्रफल पर, तल के क्षेत्रफल पर निर्भर
नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तब भी घर्षण बल लगेगा, कम रहेगा तब भी घर्षण बल लगेगा। ठीक, 2 पॉइंट ये अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घर्षण बल से रिलेटेड सारे फार्मूले और नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग चलिए एक काम करिए कि इसको जो है फार्मूला सब लोग याद कर लीजिए। अब अगले वीडियो में जब हम 7 महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आएंगे तो उसमें घर्षण बल और गति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़्यादा देंगे। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।